electoral bond. Electoral bond. इलेक्टोरल बॉन्ड Electoral bond. हेलो फ्रेंड्स, हमारे दोस्तों कैसे हैं आप सब। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप अपने किस फेवरेट पार्टी को चंदा देते हो, तो आप कहोगे हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम किसी पार्टी को चंदा दें। इनफैक्ट हम खुद ही इलेक्शन में पैसे लेके वोट देते हैं। खैर, आप नहीं तो वो बड़े बड़े कंपनीज के मालिक जिनके पास हजारों करोड़ के एसेट्स हैं। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन जब आपस में ये डिसाइड करते हैं कि भाई इस बार किस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना है, किसको फंडिंग करना है, ताकि वो इन बड़े बड़े बिजनेसमैन को छूट दे और बाकी जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो इनको ही दे, और इस तरीके से इनकी कंपनी ना प्रॉफिटेबल हो जाएगी। मान लीजिए कोई एक कंपनी है जिसका नाम पूरी दुनिया में और भारत में है, और वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को 5,000 करोड़ की चंदा देती है, तो बाकी और पार्टियों को तो ये लगेगा कि जो कंपनी है इस पार्टी की फेवर कर रही है, यानी कि हमारे अगेंस्ट है, इसलिए यहाँ पर पॉलिटिकल इनेमी की तरह उस कंपनी को ट्रीट किया जाएगा। देखिए, किसने किस पार्टी को चंदा दिया है, ये आइडेंटिटी उसकी रिवील ना हो, इसके लिए एक कूपन सिस्टम लाया गया था ताकि फंडिंग करना ईजी हो जाए। और बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक ना SBI बैंक में जाते थे और करोड़ों रुपए के कूपन खरीदते थे और ले जाकर पॉलिटिकल पार्टी को थमा देते थे। और इस तरह से ना इसमें ना ही आइडेंटिटी रिवील होती थी, और इस कूपन सिस्टम को ना इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं। लेकिन भाई थोड़ा सा डिटेल में बताओ आखिर ये होता क्या है, बस थोड़ा सा सब्र रखो। देखिए, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड था ना, इसका मिसयूज होने लग रहा था। दुनिया भर की कंपनीज, यहाँ तक कि फॉरेन कंपनीज इसका मिसयूज कर रही थी। वो लोग इसका इस्तेमाल ना टैक्स बचाने के लिए करते थे, और इलेक्टोरल बॉन्ड इतना सही था तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन क्यों कर दिया। और बड़ी बड़ी पार्टीज को हजारों करोड़ों रुपए के चंदे मिलते थे। क्या एक आप जैसा आम आदमी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है क्या? इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 रुपए है, आप किसी पार्टी को 10 रुपए चंदा देना चाहते हो, तो क्या इसके लिए आप 10 रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हो? एक तरफ है वो पार्टी जो पावर में है, एक तरफ वो पार्टी है जो पावर में नहीं है। देखिए, सरकारें तो हमेशा बदलती रहती है, कभी किसी और पार्टी की सरकार होगी, कभी जनता किसी और पार्टी की सरकार बना सकती है। अब ये जान लेते हैं कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या चीज। देखिए, कूपन की तरह दिखता है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देने का ना एक प्रॉपर तरीका है। इससे फंडिंग करने वाले की आइडेंटिटी रिवील नहीं होती है। अब ये दिया कैसे जाता है, इसको हम करंट गवर्नमेंट के एग्जांपल से समझते हैं। अभी जो बीजेपी पार्टी है वो पावर में है, और गौतम अडानी जो कि बीजेपी को फंडिंग करना चाहते हैं। अब इसके लिए वो SBI बैंक में जाएंगे, क्योंकि SBI ना एक गवर्नमेंट बैंक है और SBI ही बॉन्ड को जारी करती है। अब गौतम अडानी यहाँ पर क्या करते हैं कि 1 करोड़ की 100 इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदते हैं और जाकर बीजेपी को दे देते हैं। लेकिन एक चीज जो कि ध्यान देने वाली है, यहाँ पर आप कम से कम 1,000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ रुपए के एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हो। और यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि आपको इतने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने हैं, बल्कि आप जितनी मर्जी चाहे उतने इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज कर सकते हो। लेकिन शर्त ये है कि आपको SBI बैंक में ही जाना होगा। देखिए, भारत में ना टोटल SBI की 29 ब्रांचेस है, उसमें से आप किसी एक ब्रांच में जा सकते हो। अब अडानी जी ने 100 इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीजेपी को दिए थे। अब बीजेपी को 15 दिन के अंदर ना किसी भी SBI के ब्रांच में जाकर विड्रॉ कराने होंगे। अब इसके लिए बीजेपी के पास कुछ एबिलिटीज तो होनी चाहिए ना, कुछ योग्यता होनी चाहिए जिसके थ्रू वो इलेक्टोरल बॉन्ड को ले सकती है। देखिए, जिनकी पॉलिटिकल पार्टी ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत धारा 29A के अंडर रजिस्टर है ना, वो इसको ले सकती है। इसके अलावा लास्ट जनरल इलेक्शन में ना कम से कम लेजिस्लेटिव असेंबली में 1% से कम वोट नहीं होने चाहिए, वरना वो इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए एलिजिबल है ही नहीं। देखिए, जब इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया था ना, तो ये डिसाइड किया गया था कि साल के 4 महीने के जो पहले 10 दिन होंगे इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करना होगा। देखिए, अगर किसी साल जनरल इलेक्शन हुआ ना, तो उस साल ना 30 डे एक्स्ट्रा मिलेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करने के लिए। अब ये मैं नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही स्पेसिफाइड करती है। जानते हो, ये इलेक्टोरल बॉन्ड लाया ही इसलिए गया था ताकि जो चंदा दे रहा है उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो, वो किस पार्टी को दिया ये भी रिवील ना हो। लेकिन यहाँ पर इस बॉन्ड का ना गलत यूज हो रहा था। यहाँ पर ब्लैक मनी से व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा रहा था। देखिए, जब अंग्रेज भारत से जाने की तैयारी कर रहे थे ना, वो अपनी सारी पावर पॉलिटिकल पार्टी को ट्रांसफर कर रहे थे। और इधर गांधी जी और पूरा देश जो कि अंग्रेजों के चंगुल से आजाद होना चाहता था, इसके लिए ना लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देना स्टार्ट किया। और ये पहली बार नहीं था,
इससे पहले भी कई बार हो चुका था। इनफैक्ट खरगे जी ने खुद कहा कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान गांधी जी खुद पब्लिक से डोनेशन लिए थे देश की सेवा करने के लिए। और पहली बार कांग्रेस ना लोगों से डोनेट करने के लिए कहती है, क्योंकि अगर कांग्रेस अमीर लोगों पर डिपेंडेंट हो गई तो फिर उनकी पॉलिसीज को फॉलो करना होगा, जो कांग्रेस चाहती नहीं थी। देखिए जो आज का मुंबई है ना, इसको पहले बम्बई कहते थे। और इंडियन हिस्ट्री में कई ऐसे इवेंट्स हुए जिसमें से एक इम्पोर्टेंट इवेंट था द तिलक स्वराज फंड। देखिए जब भारत में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ी ना, तो इसके लिए दिसंबर 1921 में कांग्रेस ने नागपुर सेशन किया था। लेकिन यहाँ पर इनके लिए बड़ा चैलेंज ये था ना कि 1921 के जून लास्ट में ना किसी भी तरह से 1 करोड़ रुपए कलेक्ट करने थे। और इसमें ना गांधी जी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल था। और बॉम्बे से ना 60 लाख रुपए डोनेट किए गए थे और देश के बाकी हिस्सों से 40 लाख रुपए। अब जितना टारगेट सेट किया गया था ना, उससे कई गुना ज्यादा अमाउंट लोगों ने बढ़ चढ़कर डोनेट किया था। अब देखिए बॉम्बे से ना सबसे ज्यादा फंडिंग आई थी, इसलिए गांधी जी इम्प्रेस हो जाते हैं और ये कहते हैं बॉम्बे इज ब्यूटीफुल। देखिए कुल मिलाकर ये पहली बार नहीं था कि किसी पार्टी को चंदा डोनेट किया गया है, बल्कि ऐसे कई बार हो चुके हैं। तो अब मेन टॉपिक पर वापस आते हैं। देखिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ना, इसकी शुरुआत करीब आज से 7-8 साल पहले 2017 में यूनियन बजट के दौरान अरुण जेटली ने करी थी, जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे। देखिए जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया था ना, तो यहाँ पर चैलेंज एक ये क्रिएट हुआ कि आपको कई सारे एक्ट में ना संशोधन करने होंगे। इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंटर ने ना द कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी कि FCRA और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में कई अमेंडमेंट्स किए गए। लेकिन इसी में ना सेक्शन 29C ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में ना ये अमेंड किया गया कि जो डोनर है ना, उसकी आइडेंटिटी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं होगी। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड को अगर 15 दिन में विड्रॉ नहीं किया गया तो इसका होगा क्या। एक्चुअल में ऐसा पहले हो चुका है। 146 इलेक्टोरल बॉन्ड जिसका अमाउंट करीब 20 करोड़ के आसपास आता है, और ये किसी ऑथराइज्ड बैंक से ना प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डिपॉजिट हो जाता है। ये चीज मैं नहीं कह रहा, खुद ADR की रिपोर्ट कहती है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के हिसाब से ना जो रीजनल और नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, उनका आधा से ज्यादा इनकम ना ये इलेक्टोरल बॉन्ड से आता था। देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, इनको एनुअली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिपोर्ट सबमिट करने होते हैं कि किस पार्टी को कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले हैं। देखिए हमेशा से होता है कि जो पार्टी पावर में रहती है ना, उसको कई गुना बढ़ चढ़कर ज्यादा ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिलते हैं और ज्यादा फंडिंग मिलते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल ईयर 2018 की। अब 2018 में ना ये इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ 3 पार्टियों को ही दिया गया था। टोटल 221 करोड़ में से 210 करोड़ बीजेपी को, 5 करोड़ कांग्रेस को और एक पार्टी थी JDS जिसको 6 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली थी। लेकिन ठीक इसके अगले साल ना ये फंडिंग की अमाउंट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि इस बार 2539 करोड़ टोटल फंडिंग किए गए थे, जिसमें से 1450 करोड़ बीजेपी को मिले, 383 करोड़ कांग्रेस को मिले। और अब एक साल और आगे चलते हैं, 2019 से 20 में ना टोटल 3441 करोड़ रुपए फंड किए गए थे, जिसमें से 2555 करोड़ बीजेपी को मिले, 317 करोड़ कांग्रेस को मिले। जो लोग स्मार्ट होंगे ना, वो अगर यहाँ तक आए हैं तो वो ये तो समझ ही गए होंगे कि कौन सी पब्लिक है भाई जो इतनी ज्यादा पैसे फंड कर रही है। अगर थोड़ा सा हम और डेटा देखें, जो कि 9th पेज यानी कि अप्रैल 2019 का है, इस मंथ में ना 4607 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए थे और इतने पैसे जो रिडीम किए गए, और इतने पैसे यानी कि 74 बॉन्ड्स जो कि ऐसे थे जो PMRF में डिपॉजिट हो गए। देखिए जो रिपोर्ट में आपको दिखाने लग रहा हूँ ना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बेसिकली ADR की रिपोर्ट है, आप इसको पूरा पढ़ पाएंगे। अब ये जानकर आपके पैरों तले जमीन नहीं खिसकनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन कर दिया। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, क्या ये इलीगल था भी या नहीं? तो आइए जानते हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए 2 पार्टियां हैं, एक बीजेपी और दूसरी ऑपोजिशन। बीजेपी पावर में है तो ऑब्वियस सी बात है इनको ज्यादा फंडिंग तो मिलनी ही है। देखिए दूसरी तरफ कांग्रेस को ये नहीं पता है कि आखिर इतने सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीजेपी को किसने दिए हैं। इसलिए कांग्रेस के अलावा CPIM पार्टी और कुछ NGO जो कि सुप्रीम कोर्ट में कई पिटीशंस फाइल करते हैं, ये कहकर कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के अगेंस्ट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट से कहती है कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कि आर्टिकल 21 में ना राइट टू प्राइवेसी है, इसलिए हम आपको कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन जो पिटिशनर्स है ना, वो कहते हैं कि जो
इलेक्टोरल बॉन्ड है ना, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन को वायलेट कर रहा है, करप्शन को बढ़ावा दे रहा है और कई ऐसी सेल कंपनीज है जिनके लिए एक नया रास्ता खोल रहा है। लास्ट में कंक्लूजन ये निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को ना, जो 7 सालों से चला आ रहा था, उसको बैन कर दिया। देखिए, सेल कंपनी क्रिएट करने के पीछे ना एक पर्पज होता है, बस इनका पर्पज इतना सा है कि स्टार्टअप फंड्स को लेना और मनी लॉन्ड्रिंग करना।